आपको 4 महीने वेट करना होगा, या गेहूं लगाया तो आपको 4 महीने वेट करना होगा, 4 महीने इंतजार करना होगा। इसका मतलब आपको इसकी सुरक्षा भी करनी होगी। इसकी सुरक्षा करनी होगी तो लोग यहाँ आने लगेंगे, अपने परिवार के साथ इसकी सुरक्षा करेंगे, अपने परिवार के साथ इसकी सुरक्षा करेंगे। जब परिवार के साथ सुरक्षा करेंगे और एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग भी जुड़ेंगे, और भी जो आसपास के लोग जो पशु चारने की सभ्यता से जुड़े हुए थे, जो पशुओं को चला रहे थे, ये भी वहाँ जाएंगे। ठीक है, सब जाना शुरू करेंगे, आसपास के लोग, कई रीजन है, ऐसा नहीं है, यहाँ जाएंगे। अब इसकी सुरक्षा होगा तो यहाँ पर सेटलमेंट बनेगा। ये सब अर्ली सेटलमेंट्स हैं, जो प्रारंभिक सेटलमेंट्स बनना, नए सेटलमेंट्स बनने शुरू हो गए। उसका भी आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे सेटलमेंट बनते हैं। मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा अभी। सेटलमेंट बनेंगे, जब एग्रीकल्चर हुआ तो इसकी सुरक्षा करनी है, सुरक्षा करना है। आग है हमारे पास, तो आपने देखा होगा कि डॉग्स भी लोग पाने लगे सुरक्षा के लिए। फिर कैसे भी मैं बताऊंगा कैसे ऋग्वेद काल बना, उत्तरवैदिक काल कैसे बना, मैं सब डिटेल बताऊंगा आपको, किस तरीके से सब कंटिन्यूटी है। तो आपको एक ही देखना है कि इतिहास में कंटिन्यूटी, हमारे पहले से जो निरंतर है वो कैसे निरंतर हो आगे हुआ, और क्या नए तत्व जो है। स्टोन एज का ऐसा नहीं कि स्टोन एज में जो हथियार थे, स्टोन एज के हथियार का महत्व खत्म हो गया या कम हो गया, हो सकता है कि उसका महत्व कम हो रहा हो, लेकिन उसी ने आगे के मनुष्य के लिए जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, उसी ने आगे के मनुष्य के लिए एक परिमार्जन का साधन दिया, आइडिया दिया कि जो हथियार जो हमने पत्थर से बनाए थे उसमें अगर लोहे का नोक लगा दें तो और बढ़िया होगा, या नुकीला बना दें तो और बढ़िया होगा। तो इस तरीके से हमें हुआ, आपने पढ़ा हुआ, फिर ताम्र पाषाण, इस तरीके से जैसे भी है ताम्र का हथियार बना दें। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम पुरानी चीज़ों से सीखते हैं और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, और उसके बाद हम एक नए सिविलाइजेशन की ओर जाते हैं। तो इसी प्रकार स्टोन एज में जो चीज़ था, हमारी उपलब्धि थी, उस उपलब्धि को हमने एग्रीकल्चर जब एज आया तो हमने कुछ बढ़ाया, और उसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया तो इसको और हमने परिमार्जित किया और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। ये कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ, कैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसे हुआ, ये आपको देखना होगा। कैसे हम सेटलमेंट, अर्ली सेटलमेंट कैसे हुआ, इसको क्या कहते हैं, प्राक हड़प्पा, क्या प्राक हड़प्पा कहते हैं ना जो भी है उसका टर्मिनोलॉजी, कि कैसे हम इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई अर्बन सिविलाइजेशन था, ये अचानक नहीं बन सकता है। इसके लिए पहले एग्रीकल्चर हुआ। एग्रीकल्चर आपने कैसे हुआ, सेटलमेंट कैसे कंप्लीट हुआ, सेटलमेंट बनना शुरू हुआ। ये छोटी छोटी बस्तियां थी, छोटी छोटी बस्तियां बनी। इन छोटी बस्तियों से जब इन लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू किया, इनके जीवन में स्थायित्व आया। इन्होंने कहा स्थायित्व आया, सुरक्षा का भाव आया, लोग और भी काम करने लगे। जब सुरक्षा का भाव आया, स्थायित्व आया, इसके बाद इन लोगों ने स्पेशलाइज हो गए, इनको खेती अच्छा लगने लगा। खेती में जो सरप्लस प्रोडक्शन आया, ये हो सकता था कि अपने परिवार का, अपने समाज को खिलाने के बाद कुछ सरप्लस हुआ, ये एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, इसमें सरप्लस हो गया। जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो सभ्यता थी, सभ्यता नहीं, जो भी एक सेटलमेंट हो रहा था, सेटलमेंट जब हुआ तो उसमें एग्रीकल्चर हुआ, स्टेबिलिटी आई लोगों के द्वारा, और एग्रीकल्चर जब प्रोडक्शन, जब लोगों को तकनीकी के बारे में जानकारी मिली तो सरप्लस होने लगा। एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो फिर क्या करेंगे आप, व्यापार करेंगे। ये देखिए, हाँ, यहीं से शुरुआत हुई कि सरप्लस हुआ तो हम इसको ट्रेड करेंगे। एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो उसको ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करेंगे तो कहाँ ट्रेड करेंगे, क्या, हाँ, अच्छा, हाँ, ये भी बहुत अच्छा है कि ऐसा हो सकता है कि एक सेटलमेंट में गेहूं और दूसरे सेटलमेंट में बाजरा उत्पादन हो रहा है, तो आप बता रहे हैं कि इसमें एक्सचेंज करेंगे, फ्रूट्स का उत्पादन हो रहा है, इसके बीच में एक्सचेंज करेंगे, आप ये कह रहे हैं। ये भी ठीक है कि एग्रीकल्चर के किसी क्षेत्र में एक जींस है, दूसरे क्षेत्र में दूसरे जींस है, तो उसका हम एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर जींस का है, हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त हो गया, दोनों जींस भी हमने कन्वर्ट कर लिया और हमारे पास पर्याप्त हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, वैसे क्षेत्र में भी हम जा सकते हैं जहां अभी भी लोग पशुपालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो सोसाइटी जब चेंज होता है पूरा एक समग्र रूप से, तो हर एक तत्व अभी भी विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि पशु चारने की व्यवस्था आज के डेट में आधुनिक भारत में अभी आपको मिलता है,
यूरोप में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे यूरोप बहुत विकसित हो गया, वहाँ भी अभी लोग पशु चारण सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे, ऐसा नहीं कि कोई तत्व जो कंटिन्यूटी, इसलिए बोलता हूँ मैं कंटिन्यूटी हर एक समाज में कुछ ना कुछ तत्व के रहते हैं और उसमें कुछ चेंजेज होते हैं। ये दो विषय वस्तु है जो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसको आपने समझ लिया, कंटिन्यूटी और चेंजेज, तो पूरे इतिहास को समझ लिया और कभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे क्या पहले आया और क्या बाद में आया। और अगर बाद में आया तो उसमें क्या ऐसा एब्रप्ट चेंज आया या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसने ऐसे चेंज को प्रोत्साहित किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हुआ कि एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो ट्रेड की आवश्यकता पड़ी। ट्रेड इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर से भी ट्रेड हो सकता है, नए नए जींस से, एक जींस का दूसरे जींस से ट्रेड किया। लेकिन दूसरी बात ये भी हुई कि जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं था, जैसे आपने सुना होगा कि गुजरात के तट पे सीप मिलते थे, मोती मिलते थे, पढ़ा होगा आपने, ये सॉल्ट है, नमक का है, तो उन लोगों ने इसका इंडिया में तो ये है कि जो एग्रीकल्चर बस्तियां थी, अलग अलग बस्तियां थी, उनके बीच में एक ट्रेड शुरुआत हो गई। तो ये ट्रेड इंटरनल ट्रेड था, एक्सटर्नल ट्रेड था, क्या था? इंटरनल ट्रेड था। मैंने अपने देश के अंदर जो ट्रेड है, आप देखिएगा इंडस वैली का नहीं है, नक्शा ही होता है पूरा, अच्छा फिर इसको बड़ा कर दिया, मैं बता दूं। एक और भी चीज़ है, जैसे इतिहास जब पढ़े ना तो ज्योग्राफी बहुत फ्रूटफुल है इसके लिए, ज्योग्राफी, और मैप के थ्रू पढ़े इतिहास। मैप को जरूर रखें, एक बार कॉन्सेप्ट हमेशा मैप को रखें, तो उससे पूरा एरिया का आपको पता चल पाएगा कैसे एरिया से डेवलपमेंट किस तरीके से जा रहा है, किस और डेवलपमेंट हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। कोई भी नक्शा इंडिया का बता दें, बड़ा कर दीजिए, अच्छा छोड़िए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा क्षेत्र है बता सकते हैं आप? ये क्षेत्र है कि ये क्षेत्र है? पाकिस्तान से है, पाकिस्तान का पंजाब सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, और इधर ये वाला एरिया ये गुजरात का, ये भी है। ये मैच्योर हड़प्पा का है कि बाद के हड़प्पा का है? बाद का है, ठीक। ये देखिए कि कई चीजों में है कि जो समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र थे वहां एग्रीकल्चर उस तरीके से नहीं हो रहा। तो जो हमारा एग्रीकल्चर जो इंटरनल क्षेत्र में जो पंजाब और सिंध प्रांत का जो आपने बताया, अर्ली हड़प्पा वही है, पंजाब और सिंध प्रांत। सिंध आपने बोला सबसे पहले, तो यहाँ भी अभी भी जानते हैं कि वहाँ पंजाब मतलब 5 नदियों का क्षेत्र, बहुत फर्टाइल लैंड है वहाँ, और पहले भी रहा है। तो यहाँ जब एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो ट्रेड की आवश्यकता हुई। ये ट्रेड कहाँ से हुआ? ये गुजरात क्षेत्र से हुआ, इस क्षेत्र से हुआ, आसपास के जितने इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र थे वहाँ से ट्रेड शुरू होना हुआ। जैसे बताया कि मोती लिए और भी चीज़ें, सीपियाँ लिया, इस तरीके से ट्रेड शुरू हो गया, इंटरनल ट्रेड हुआ इसको। तो इसको हम इंटरनल ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनल ट्रेड हुआ, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। इसका इंटरनल ट्रेड हमने जो सिंध वाले एरिया से हमने इंटरनल ट्रेड शुरू किया तो हमारा व्यापार बढ़ा। आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मेन थी कि यहाँ बड़े बड़े सेटलमेंट्स बने, जो नगरीय सेटलमेंट्स थे, उसका आपने पढ़ा होगा। ये सब के पूरा समानांतर कॉलोनी बने, 90 डिग्रीज पे काटते थे, पूरा डिटेल वहाँ पे। अभी जो हम लोग कई जगह अभी भी टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं, अभी भी हम लोग उसमें ये कर रहे हैं, उसमें टॉयलेट्स हर एक घर में भी टॉयलेट्स बने हुए थे। स्नानागार जो अनुष्ठानिक स्नानागार थे वो भी बने हुए थे, अब बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से बने हुए थे। तो ट्रेड जब सरप्लस हुआ तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थे उसके पास सरप्लस हुआ, इसके पास धन हुआ, तो बड़े बड़े मकान को बनाना शुरू किए उन लोगों ने। फिर जब मकान बनाना शुरू किया उसके बाद जब आदमी जब खाना पेट भर जाता है तो सोचता है कि अभी और भी कुछ काम करें,
तो आर्ट कल्चर की भी शुरुआत होती है कि नहीं। जैसे पहले अगर हम करते थे तो ऐसा नहीं कि आर्ट कल्चर के स्टोन एज में ये पशु चारणिक में नहीं था, तो उसकी सीमाएं थी कि हम उसको लिपिबद्ध नहीं कर पाते थे, इस तरीके से हम कन्वर्स नहीं कर पाते थे, लोगों को बता नहीं पाते थे आगे। लेकिन इसके बाद जब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ट्रेड हमारा बढ़ रहा है, तो हम बड़े सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं। और यही है कि जो सरप्लस हुआ, तो चीज़ों का व्यापार शुरू हुआ, और यही इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन पृष्ठभूमि है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले कुछ बस्तियां थी, उन बस्तियों में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर के कारण वो बस्तियां बनी, उसके बाद सरप्लस हुआ और ट्रेड शुरू हुआ। तो ये ट्रेड केवल इंटरनल ट्रेड था कि एक्सटर्नल ट्रेड भी था? एक्सटर्नल ट्रेड भी था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में निर्माण में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अर्बनाइजेशन काफ़ी बढ़ा, इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारा जो ट्रेड इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल ट्रेड भी था। तो एक्सटर्नल ट्रेड भी हुआ, एग्रीकल्चर सरप्लस ट्रेड 1 हो गया, ट्रेड 2 हो गया। ये हुआ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड काफी महत्वपूर्ण रहा। एक्सटर्नल ट्रेड में कौन कौन से कंट्री थे बता सकते हैं? ईरान है, मेसोपोटामिया और इराक भी था, और कौन सा? इराक। ठीक है, इसमें इधर इस वाले एरिया के जो मैप के बाहर है इस वाले एरिया के, तो वहां से मेसोपोटामिया आपने देखा होगा नाव से लोग जाते थे, जो इसका बैंक है उसमें भी जाते थे। तो एक्सटर्नल रोमन एम्पायर था क्या ना उसमें? क्या था? क्या मेसोपोटामिया, इराक आप बता रहे हैं, और कौन सा था? हाँ, सुमेरिया, मिस्र, हाँ, ये सब जो थे। चीन में भी था? नहीं, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय व्यापार में नहीं, चाइना के समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो व्यापार है वो चाइना के उस साइड का नहीं, इधर ही। आप वेस्टर्न चाहिए, वेस्टर्न मेसोपोटामिया, मिस्र जो बता रहे हैं, इराक का एरिया था, इसमें सरप्लस हुआ। तो ट्रेड हमारे दो प्रकार के हो गए, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। और इन कारणों से, दोनों ट्रेड के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी बेहतर तरीके से फला फूला, अर्बनाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ, व्यापार के कई प्रारूप हुए। आपने देखा होगा कि भगवान शिव थे कि नहीं इसमें? भगवान शिव थे, अच्छा। और कौन भगवान थे उसमें? पशुपतिनाथ। और क्या मातृ देवी थी क्या? मातृ देवी थी। तो वही देखिए, आप देखिए कि उस समय जो आपने बताया कि क्या क्या थे, तो ये क्या आज के डेट में नहीं है? अलग अलग रूप में है, परिमार्जित हो गए। थोड़ा हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर्स के अनुसार उनको ढाला सब लोगों को अपने स्ट्रक्चर्स के अनुसार करते हैं। तो ये जो सरप्लस था, एग्रीकल्चर सरप्लस ने अर्बनाइजेशन किया, अर्बनाइजेशन ने हमें दूसरे देशों से भी आयात निर्यात हुआ, और यही हमारा जो उत्थान का उसका कारण था। इसी कारण IBC बना और बहुत बेहतर तरीके से संचालित रहा। और उसके बाद फिर कैसे इसका, किन कारणों से फिर इसका पतन हुआ, यह उत्थान की वजह थी। ये सब उत्थान के अलग अलग, अभी तो बहुत पॉइंट्स हैं, लेकिन आज तो हम उतना डील नहीं कर रहे हैं। कैसे उसका इमर्जेंस हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इमर्जेंस के कौन से कारण थे, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपोर्ट थे। और उसके बाद एक सभ्यता पूरी बनी, उसकी अपनी बहुत सारी विशेषताएं थी, आप लोगों ने बताया क्या क्या भी था उसमें, कैसे ट्रेड होता था, नाव का निर्माण, किस तरह की सब चीज़ें बनी। उसके बाद फिर इसका पतन कैसे, क्यों हो गया, क्यों कैसे पतन हुआ, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्टोन एज के बाद फिर एग्रीकल्चर हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप अपने कालक्रम क्या मानते हैं? क्या क्या 2300 से 1750 BC। इसमें जैसे जो आपका जो 3500 से 2500 इसका पहले, ये पहले का प्री IBC है, मैंने IBC के जस्ट पहले का पार्ट है। इसको थोड़ा सा पहले 2350 से 1750, उतना बहुत, उतना एग्जैक्ट जरूरत नहीं है। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लक्षण आना शुरू हो गए थे इसमें, और ये फिर मैच्योर 2500 BC से लगभग 1750-1800, इसके लगभग 1750 के बाद धीरे धीरे अर्बनाइजेशन कम होने लगा। तो अर्बनाइजेशन कम क्यों होने लगा?
क्लाइमेट चेंज हो गया। हाँ, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे इसके आईवीसी की इमरजेंस आपने बता दिया, कैसे सरप्लस हुआ, ट्रेड हुआ, अलग अलग क्षेत्रों से ट्रेड हुआ, आर्ट एंड कल्चर का निर्माण हुआ, जो सारी सभ्यता का प्लानिंग, सभी बस्तियां 90 डिग्री पे काटती थी, रोड्स 90 डिग्री पे काटते थे, बस्तियों का प्लानिंग हुआ, टॉयलेट्स वगैरह भी थे, स्नानागार बने आपके, ये सब बना सकते हैं। मेंस के जो आप मेंस के जो आंसर लिखते हैं उसमें सब बना सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं सब लिख सकते हैं आप, कैसे सरप्लस वो सब लिखिए ऐसे कि कैसे प्लानिंग किया गया, कैसे, बिल्कुल सोचना नहीं है आपको उसमें, समझे? बहुत नंबर बढ़ेंगे आपके। तो इसमें लिखिए कि हाँ कैसे आर्ट एंड कल्चर बना, आर्ट एंड कल्चर क्यों निर्माण होता है, जब आदमी खाने की क्षुधा समाप्त हो जाती है उसके बाद आगे सोचता है कि हम कैसे करें, रचना करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, क्रिएटिविटी आती है, और क्रिएटिविटी के बाद हम अलग अलग चीज़ों को निर्माण करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जब ये चीज़ें चलते रहती है, कोई भी सोसाइटी तभी तक तरक्की करता है जब आप उसमें नए नए तत्व डालते हैं, चीज़ों को सस्टेन करते हैं। आपने देखा कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे सिविल सोसाइटीज है, बहुत सारे आपके कॉलोनी बनते हैं, उसमें आवास बनते हैं, कई सोसाइटी है बहुत अपने आप को मेंटेन करती है। चीज़ों को कैसे आप आधुनिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पतन को देखेंगे, कई बोलते हैं कि पतन हो गया, अब लोग समझ में नहीं कैसे पतन हो गया, इतना फ्लरिश कर रहा था एक सभ्यता, अचानक से पतन कैसे हुआ, अचानक हुआ कि एक ग्रेजुअल हुआ, ये भी हमें देखना होता है। कैसा कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता, ग्रेजुअल होता है। कभी कभी ये हो सकता है कि बाढ़ आ गई या अग्नि हो गया तो बहुत एब्रप्ट चेंज आता है, लेकिन कई ऐसा नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक या दो शहर से संबंधित था, बहुत सारे शहर थे उसमें, तो अलग अलग रीजन्स रहे हैं, इसके पतन के अलग अलग रीजन्स रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के इसके जैसे इमरजेंस के रीजन्स रहे हैं, उसी प्रकार डिक्लाइन के कई रीजन्स रहे हैं। कई ने बोला कि बाढ़ के कारण भी हुआ, कई ने कहा भूकंप के कारण भी हुआ, कई ने कहा कि हम अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं रख पाए। आपने देखा कई बस्तियां जो है वहाँ पे एक बार रोड बन गई और प्लानिंग हो गया, पार्क को मेंटेन करने के लिए बन गया, लेकिन लोग धीरे धीरे सुस्त होने लगे। अब कौन पार्क मेंटेन करे? समझिए, ऐसा नहीं है कि समय के साथ हर एक चीज़ बढ़ता ही है और हर एक चीज़ में प्रोग्रेस ही होता है। कई सोसाइटी में, कई समाज में समय के साथ डिग्रेडेशन भी होता है, डिग्रेड भी करते हैं लोग। तो यही प्रकार है, जैसे आप देखें कई सोसाइटी बहुत शुरुआत में बनती है, बहुत बढ़िया मेंटेन, पार्क भी बहुत अच्छा मेंटेन होगा, पब्लिक कम्युनिटीज़ होगा, उसमें स्पोर्ट्स का होगा, लेकिन आपने देखो कैसे इसको पतन को आज से जोड़ के देख सकते हैं। आज हम देखते हैं, आपको बताएंगे कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आज में हमारी सोसाइटीज बनती है, कैसे उसका पतन होता है। नई सोसाइटी बनी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, वहाँ क्लब है, स्पोर्ट्स के हैं, फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ अगर कोई बढ़िया मैनेज करने वाला एक सोसाइटी बना लिया तो काफ़ी बेहतर तरीके से चलता है। इसी बरेली शहर में कई ऐसे सोसाइटी होंगे जो अपने आप के कॉलोनी को मेंटेन करके रखे होंगे, और कई ऐसे कॉलोनी होंगे कि जिसमें आपस में टकराव हो गया, लोगों ने पार्क मेंटेन करना बंद कर दिया, चीज़ें अच्छी बनी, एकदम रोड अच्छे बने हैं, मकान अच्छे बने हैं, पार्क भी अच्छे बने हैं, लेकिन सस्टेन तभी करेगा जब सोसाइटी के लोग उसको चाहेंगे, ये सरकार चाहेगी, आपको जो भी है दोनों कॉम्बिनेशन होगा ये जिस तरीके से। तो वो चीज़ें हुई कि कहीं ना कहीं इसमें स्टैग्नेशन आने लगा। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों में एक एपिटोम में गए, सफलता के एपिटोम में गए, उन्होंने नगरीय सभ्यता का निर्माण किया। तत्समय उस समय आज से लेकर 4,500 साल पहले हो गया, आज 2000 हो गया, 2500 मतलब 4,500 पहले एक सिविलाइजेशन बनी, और कई मायने में उसकी जो कॉलोनियाँ थी आज के हमारे कॉलोनी के से अच्छी थी। पूरा प्लानिंग, रोड्स परपेंडिकुलर काटते थे, रोड की चौड़ाई थी, पब्लिक कम्युनिटीज़ था, तो कई मामले में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में, चाहे अभी देखें वर्तमान समाज में, कई उससे बहुत बेहतर हो सकती है, कई उसके लेवल भी हो सकती है, कई उससे बहुत खराब भी हो सकती है। यही मैं बोलता हूँ कंटिन्यूटी एंड चेंजेज। कंटिन्यूटी, कई जगह कंटिन्यूटी किया, कई जगह चेंजेज हुए, तो चेंज डिग्रेड हो गए, कई जगह अपग्रेड हो गए। सब चीज़ एक साथ चलती है हर एक समाज में, आज के समाज में भी सभी चीज़ एक साथ चल रही है। तो ये चीज़ हुआ कि कैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे आज के डेट में सोसाइटीज़ है, कोई सोसाइटी अपने आप को मेंटेन करती है और हमेशा फैसिलिटीज उसमें अच्छा मिलता है, और कोई खराब मेंटेन करती है और खराब हो जाता है, कैसे डिग्रेड कर दिया। तो समय के साथ कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही होगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो डिग्रेड भी करेगा। तो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्राकृतिक आपदा जो नेचुरल कैलेमिटी है
उसका भी इम्पैक्ट हुआ। लेकिन वहाँ के लोगों के भी कहीं ना कहीं अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थितियाँ रही और वो उतने प्रोग्रेसिव नहीं रह पाए जो पहले थे। सेचुरेशन आ गया और उसको उतना ध्यान नहीं दे पाए, ये भी हो सकता है, वन रीजन ये भी हो सकता है। इसलिए आपने जो बताया ना कि बाढ़ के कारण तो इंद्र को दोषी मानते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। कई लोग आर्यन इन्वेजन को मानते हैं कि उसमें आया, अटैक हुआ और ये चीज़ें फिर वहाँ से चले गए। वो लोग फिर कहाँ चले गए? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले क्या वहाँ से चले गए सब? किधर चले गए? साउथ इंडिया चले गए, ईस्ट इंडिया चले गए, वेस्ट में चले गए, किधर चले गए? क्या अच्छा भारत में किधर चले गए? दक्षिण किधर चले गए? अच्छा हाँ, कुछ दक्षिण में भी गए, कुछ वहाँ भी गए, कुछ बाद में भी बस्तियाँ दिखती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बाद में भी बस्तियाँ दिखती हैं। ठीक, तो ये डिक्लाइन का आपको रीजंस पता होगा। इसके लिए रीजंस आप फैक्ट्स आप देख सकते हैं क्या रीजंस है बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, अलग अलग रीजंस हैं। और दूसरा डिक्लाइन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, एक और बहुत बड़ा रीजन था, एक्सटर्नल ट्रेड का भी डिक्लाइन होने लगा। और अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई तो वहाँ जो एग्रीकल्चर सरप्लस था, क्योंकि बाढ़ एग्रीकल्चर व्यवस्था वहीं होती है जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है। सिंचाई की सुविधा के लिए बाढ़ के कारण जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग ज़्यादा बसावट चाहते हैं, और उन बसावट में जब बाढ़ आए तो वहाँ खेती का नुकसान हुआ, उनके जीवन यापन में समस्या आई। जब उनके जीवन यापन में समस्या आई तो जो हमारा एग्रीकल्चर सरप्लस था वो संतुलन खराब हो गया। जब एग्रीकल्चर सरप्लस मेरा दिक्कत हो गया तो जो हम ट्रेड कर रहे थे वो खत्म हो गया। जब ट्रेड कर रहे हैं तो इंटरनल ट्रेड भी हमारा खत्म हो सकता है, एक्सटर्नल ट्रेड भी खत्म होगा। तो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों खत्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक सेटलमेंट या दूसरे सेटलमेंट सभी बस्तियों में एक ही साथ नहीं हुआ होगा, अलग अलग समय में हुआ। इसलिए 250-300 साल ये सब, चाहे इंक्लाइन में चाहे डिक्लाइन में, काफ़ी टाइम लगते हैं। तो इस कारण से हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हुआ। लेकिन क्या डिक्लाइन होने के बाद क्या यहाँ के लोग समाप्त हो गए, इनकी बस्तियाँ खत्म हो गई? ये एक प्रश्न पूछता है, बताइए क्या कोई बताएंगे? हाँ बिल्कुल सही। कोई भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इतिहास को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि वही खत्म नहीं हुई हमारा। ये जो अर्बन कैरेक्टर था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्बन कैरेक्टर था वो समाप्त हुआ, समझे? अब कैरेक्टर उसका हो गया रूरल। तो जो उसका स्पेशलिटीज था, जो उसकी विशेषता थी वो समाप्त हो गई, इसलिए उस सभ्यता का नाम चेंज हो गया। अब मतलब आईवीसी खत्म हो गया, अब दूसरे चीज़ में हम जाएंगे। कैसे हम इससे शिफ्ट करते हैं? तो कंटिन्यूटी है। हमारे यहाँ के लोग जो थे, चाहे आर्यन इन्वेजन हुआ, कुछ दूसरे क्षेत्र में गए, कुछ लोग उनके साथ मिल भी गए होंगे, कुछ लोग साथ में रहना शुरू किए होंगे, कुछ लोगों ने अपने आप को समायोजित किया होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से आईवीसी का जो मेन कैरेक्टर अर्बनाइजेशन का था, ट्रेड का था, वो खत्म हुआ। और ये देखिए इतना इंटरेस्टिंग है कि ये अर्बनाइजेशन भारतीय इतिहास में कई बार अर्बनाइजेशन आएंगे और कई बार खत्म होंगे। तो ये नहीं समझना चाहिए हमें कि एक बार अर्बनाइजेशन आया तो ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा और हमेशा चलेगा। आपने देखा होगा, मैं बताऊंगा कि मौर्यन एज में अर्बनाइजेशन ज़्यादा था या कम था? उसके बाद कब घटेगा, कैसे घटेगा, मैं बताऊंगा आपको। क्या आप लोग
बोर तो नहीं हो रहा है? बोर हो जाए तो बताइएगा, फिर और इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो देखिए अर्बनाइजेशन हुआ कैसे, एग्रीकल्चर सोसाइटी से अर्बनाइजेशन के लिए गए हमने, ट्रेड सरप्लस हुआ। इसको पीछे का एक थोड़ा रिकैप के लिए रखते हैं। तो अर्बनाइजेशन हुआ, इसके बाद अब क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा। इस एज में आके डिक्लाइन होना शुरू हुआ। डिक्लाइन हुआ तो देखिए, और मैं बता रहा हूँ, जो मैं फिगर बना रहा हूँ उसको आप मेंस के क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ग्राफ बना सकते हैं आप, कोई सोचना नहीं। अब ये देखिए, जब डिक्लाइन हुआ तो एग्रीकल्चर सरप्लस खत्म हुआ। इसका मतलब लोग जो एक जगह रह रहे थे एक बस्तियों में, और सरप्लस के कारण और लोग जमा हुए थे। शहर में क्या हुआ, शहर में कई टाइप के काम करते हैं। खेती के सरप्लस जब होता है, जब आपको भूख खत्म होती है तो आप बहुत सारे काम करते हैं, उसके लिए प्रोडक्शन शुरू हुआ। अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन, शहरी क्षेत्रों में आप देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्शन शुरू हुए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू हुआ। लेकिन जब एग्रीकल्चर खत्म हुआ तो एग्रीकल्चर पे अर्बनाइजेशन है, कृषि पे ही आधारित हमारा शहरीकरण हुआ। और जब हमारा एग्रीकल्चर समाप्त हो गया तो शहरीकरण हमारा खत्म। ये देखिए, शहरीकरण हमारा खत्म हो गया, छोटा छोटा। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, अलग अलग छोटे छोटे सेटलमेंट अब जाएंगे। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइन होने के बाद छोटे छोटे हमारे सेटलमेंट्स बनने लगे। अब वो लोगों ने फिर से शहर जब खत्म हो गया, अभी आप वर्तमान परिदृश्य में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे विश्व के ऐसे बहुत सारे देश भी खत्म हो रहे हैं। छोटे छोटे देश जो है, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वाटर लेवल बढ़ रहा है सी का, तो कई कंट्री ऐसे हैं, एग्जाम्पल्स है उसका समाप्त होगा, या उस क्षेत्र में जनसंख्या कम होने लगी। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी। तो ये चीज़ है, ये हमेशा डायनेमिक से हमेशा चेंज होता है। तो इसी तरीके से ये अर्बन सेटलमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन खत्म हो गया। अब इन लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए, चाहे वो पशु का चारण कर सकते हैं, पशु चारण की व्यवस्था में जा सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, कहीं दूसरे एरिया को सेलेक्ट करके। इसीलिए जो आपने देखा कि बाढ़ वाले एरिया से, यहाँ से जब बाढ़ आई तो इसी पर शिफ्ट होकर इधर गए, इस दिशा में चले गए। नॉर्मल बनाया ठीक है। तो ये देखिए, ये ना, ठीक है, यहाँ जो हमारा इससे ज़्यादा अच्छा से ये सब मैप नक्शे पर भी बना सकते हैं। आपको भी मेंस के आंसर लिखने में समझने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आता है वो आप लिख दीजिए पेपर में। आप लोग प्रोफेसर आप लोग है ना, क्या आप लोग क्या नंबर देंगे कि नहीं? तो कि इनको लगेगा कि हाँ मैंने ये नक्शा वही बना सकता है जिसको कॉन्सेप्ट है क्या, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं वो नक्शा नहीं बना सकता। तो ये बना सकता है, पहले हम अच्छा सुंदर बना देता है, बन रहा ठीक है ना। तो इधर जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया ये था। आप देखिएगा धीरे धीरे गुजरात वाले एरिया में देखिएगा, गुजरात में लोथल है, बहुत सारे एरियाज हैं, इधर आया। फिर अब देखिएगा और शिफ्ट हुआ, जब अर्बनाइजेशन कम होने लगा तो हम और इधर जा रहे हैं। देखिए इधर बढ़ रहे हैं, इसको बनाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको समझाइएगा, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं तो ऐसे कीजिएगा। तो जो हमारा क्षेत्र पहले अर्बनाइजेशन का ये था, और हम लोग व्यापार इधर से भी करते थे, इधर से भी करते थे, कुछ इधर इलाके से भी करते थे। जो ट्रेड 2 था, ट्रेड 1 यहाँ से भी करते थे। अब धीरे धीरे इसका बैलेंस खत्म हो रहा है। इसका बैलेंस मेसोपोटामिया में भी डिक्लाइन का फेज आया था, इसलिए भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी दिक्कत आई। सभी जगह उधर भी डिक्लाइन फेज आया, जैसे हमारे यहाँ आया। अब ये जो सेटलमेंट था, जो बड़ा सेटलमेंट था, ये इधर शिफ्ट होने लगा, छोटे छोटे सेटलमेंट। और ये सेटलमेंट हमारे यहाँ भी है। आपने सुना होगा आई क्षेत्र का नाम, आंवला का नाम, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से छिटक के कुछ हमारे सेटलमेंट भी बने। आपने फिर बाद में और बताऊंगा कैसे कैसे सेटलमेंट बने। तो यहाँ पे हमारा जो सेटलमेंट बन रहा है, अब ये सेटलमेंट बना है, उसमें कुछ बताते हैं आर्यन भी है, कुछ जो यहाँ के बता रहे हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। मेरा मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी रहे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम वैनिश हो गए या पीछे चले गए, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग रहे, कई यहाँ के लोग यहाँ इसमें गए, अलग अलग बस्तियों में बस लगे, छोटे छोटे टुकड़े बने बसे, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर का सरप्लस कम था। तो अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे बाढ़ की समस्या नहीं